Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video also we are going to continue our second chapter of class 12 history book, that is Kings, Farmers and Towns, Early States and Economies. So this video is the last part of this chapter and आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 7th and 8th टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एंड विद दिस फाइनली हमारा ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो नाउ बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. So the name of the seventh topic of this chapter is Back to Basic, How are Inscription Deciphered. इस टॉपिक में हम लोग ये जानने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से हिस्टोरियंस एंड एपिग्राफिस्ट इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर करते हैं. इंस्क्रिप्शन का मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को पता होगा. पूरे ही चैप्टर में हमने इंस्क्रिप्शन के बारे में बहुत बार डिस्कस किया है. इवन इस चैप्टर में हमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसका जो मेन सोर्स है वो इंस्क्रिप्शन ही है. इस टॉपिक में हम लोग यही जानने वाले हैं कि आखिर एपिग्राफिस्ट एंड हिस्टोरियंस किस तरीके से इन सारे इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर करते हैं, यानी कि इंस्क्रिप्शन में जिस भी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है लिखने के लिए, उन सारे स्क्रिप्ट को किस तरीके से पहचानते हैं, किस तरीके से उन सारे स्क्रिप्ट के मीनिंग को पहचानते हैं, मीनिंग को जानते हैं. इस टॉपिक में हम लोग इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं. टॉपिक नंबर 7 का जो पहला सब टॉपिक है वो है डिसाइफरिंग ब्राह्मी. इस टॉपिक में हम लोग ये जानने वाले हैं कि आखिर एपिग्राफिस्ट ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को किस तरीके से डिसाइफर किया. ब्राह्मी स्क्रिप्ट नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा. यस, हमने चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में ही डिस्कस किया था कि जितने भी हमें अशोकन इंस्क्रिप्शन मिले हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अशोकन इंस्क्रिप्शन में खासकर ब्राह्मी स्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल किया जाता था लिखने के लिए. आज के टाइम पीरियड यानी कि प्रेजेंट डे में आपको जितने भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस मिलेंगे, उन सारे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस को लिखने के लिए जिस स्क्रिप्ट का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही डिराइव किया गया है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के टाइम पीरियड के जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है जैसे कि हिंदी, तेलुगु, तमिल, इन सारे लैंग्वेजेस को लिखने के लिए जिस भी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही डिराइव किया गया है. जैसे कि हिंदी लैंग्वेज को लिखने के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है. जो देवनागरी स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही डिराइव्ड होके आया है. हिस्टोरियंस एंड एपिग्राफिस्ट क्या करते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने के लिए? आज के टाइम पीरियड के जितने भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है, उन सारे लैंग्वेजेस को लिखने के लिए जिन भी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उन सारे स्क्रिप्ट के लेटर्स को और ब्राह्मी स्क्रिप्ट के लेटर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं. कंपैरिजन के थ्रू ही वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करते हैं. नेक्स्ट लाइन में हमें यही बता रखा है कि लेट 18th सेंचुरी के बाद से जितने भी यूरोपियन स्कॉलर्स थे, उन्होंने हमारे इंडियन पंडित्स की हेल्प से आज के टाइम पीरियड के जो मॉडर्न स्क्रिप्ट है जैसे कि फॉर एग्जांपल बंगाली स्क्रिप्ट एंड देवनागरी स्क्रिप्ट, एंड एज आई हैव सेड कि देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है हिंदी लैंग्वेज को लिखने के लिए. आज के टाइम पीरियड के जो मॉडर्न स्क्रिप्ट है जैसे कि बंगाली एंड देवनागरी स्क्रिप्ट, इन सारे मॉडर्न स्क्रिप्ट के लेटर्स को स्कॉलर्स ब्राह्मी स्क्रिप्ट के लेटर्स के साथ कंपेयर करते हैं एंड कंपैरिजन के थ्रू ही वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करते हैं. जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, एक साइड में आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट के लेटर्स देखने को मिलेंगे जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया था अशोका के इंस्क्रिप्शन को लिखने के लिए, एंड दूसरे साइड में आपको देवनागरी स्क्रिप्ट के लेटर्स देखने को मिलेंगे जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट डे हिंदी लैंग्वेज को लिखने के लिए. इन दोनों ही स्क्रिप्ट के लेटर्स को ही कंपेयर करके जो स्कॉलर्स होते हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं. स्कॉलर्स एंड एपिग्राफिस्ट इसी मेथड, इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने के लिए. वो बेसिकली ब्राह्मी स्क्रिप्ट के लेटर्स को आज के टाइम पीरियड के स्क्रिप्ट के लेटर्स के साथ कंपेयर करते हैं एंड कंपैरिजन के थ्रू ही वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करते हैं. नाउ नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अर्ली इंस्क्रिप्शन यानी कि शुरुआत के इंस्क्रिप्शन को स्टडी किया था. स्टडी करने के दौरान उन सारे स्कॉलर्स ने ये अज्यूम किया, ये अनुमान लगाया कि हो सकता है कि इन सारे इंस्क्रिप्शन में लिखने के लिए जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है वो बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज है. बट बाद में इन सारे स्कॉलर्स को ये पता चला कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन में लिखने के लिए जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था वो संस्कृत लैंग्वेज नहीं बल्कि प्राकृत लैंग्वेज है. एंड फिर लगभग आफ्टर अ डिकेड यानी कि 10 साल के टाइम पीरियड के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बाय सेवरल एपिग्राफिस्ट, फाइनली जेम्स प्रिंसेप ने
अशोकन ब्राह्मी यानी कि अशोकन इंस्क्रिप्शन को लिखने के लिए जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था, दैट इज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, सो उस स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर दिया इन 1838 सेंचुरी। सो विद दिस टॉपिक नंबर 7.1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ये जाना कि आखिर एपिग्राफिस्ट एंड स्कॉलर ब्राह्मी स्क्रिप्ट को किस तरीके से डिसाइफर करते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 7.2, हाउ खरोष्टी वाज रीड। सो इस टॉपिक में हम लोग ये जानने वाले हैं कि एपिग्राफिस्ट एंड स्कॉलर्स आखिर खरोष्टी स्क्रिप्ट को किस तरीके से डिसाइफर करते हैं। हमें जितने भी अशोकन इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ज़्यादातर अशोकन इंस्क्रिप्शन में ब्राह्मी स्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल किया जाता था लिखने के लिए, बट हमें कुछ कुछ ऐसे भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिन सारे इंस्क्रिप्शन में खरोष्टी स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल किया जाता था लिखने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें जितने भी अशोकन इंस्क्रिप्शन मिले हैं इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उन सारे इंस्क्रिप्शन में बेसिकली खरोष्टी स्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल किया जाता था। खरोष्टी स्क्रिप्ट का डिसाइफरमेंट का जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, अलग है फ्रॉम दैट ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। आखिर खरोष्टी स्क्रिप्ट को किस तरीके से डिसाइफर किया जाता है। हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रूल करने वाले जो इंडो ग्रीक किंग्स थे, जिन सारे रूलर के बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये सारे जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे, दे वर द फर्स्ट रूलर जिन्होंने ऐसे कॉइन्स को इशू करवाया था जिन सारे कॉइन्स में हमें फर्स्ट टाइम रूलर का नाम एंड इमेज देखने को मिलता है। एपिग्राफिस्ट एंड स्कॉलर्स बेसिकली इंडो ग्रीक किंग्स के द्वारा जो भी कॉइन्स को इशू करवाया गया था, उन सारे कॉइन्स के हेल्प से ही खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान जितने भी इंडो ग्रीक कॉइन्स मिले हैं, उन सारे कॉइन्स में इंडो ग्रीक रूलर अपने नाम को लिखने के लिए दो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे। पहला है ग्रीक स्क्रिप्ट एंड दूसरा है खरोष्टी स्क्रिप्ट। बेसिकली हिस्टोरियंस एंड एपिग्राफिस्ट क्या करते हैं, दोनों ही स्क्रिप्ट के कॉइन्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं एंड अगेन कंपैरिजन के थ्रू ही वो खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं। जितने भी यूरोपियन स्कॉलर्स थे जो कि ग्रीक स्क्रिप्ट को बहुत ही इजीली पढ़ सकते थे, कॉइन्स के ऊपर ग्रीक स्क्रिप्ट में जो भी रूलर का नाम लिखा हुआ रहता था, उन सारे ग्रीक स्क्रिप्ट के लेटर्स को वो लोग खरोष्टी स्क्रिप्ट के लेटर्स के साथ कंपेयर करते हैं एंड कंपैरिजन के थ्रू ही वो लोग खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को रूल करने वाले एक इंडो ग्रीक किंग थे जिनका नाम था एपोलोडोटस। एपोलोडोटस ने जब अपने नाम का और अपने इमेजेस का कॉइन्स को इशू करवाया होगा, अपने नेम को लिखने के लिए उन्होंने दो स्क्रिप्ट का यूज किया था। पहला है ग्रीक स्क्रिप्ट एंड दूसरा है खरोष्टी स्क्रिप्ट। जैसे कि ये जो नाम है एपोलोडोटस, इस नाम को लिखने के लिए सबसे पहले ए लेटर का यूज किया जाएगा। यूरोपियन स्कॉलर्स को ये बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि ग्रीक स्क्रिप्ट में ए को किस तरीके से लिखा जाता है, बट उन्हें ये नहीं पता कि खरोष्टी स्क्रिप्ट में ए लेटर को लिखने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। बट जैसे कि नाम सेम है एपोलोडोटस, ग्रीक स्क्रिप्ट में भी एपोलोडोटस नाम का यूज किया गया है एंड साथ ही साथ खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी एपोलोडोटस नाम का ही इस्तेमाल किया गया है। स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस दोनों ही कॉइन्स में अलग अलग स्क्रिप्ट का जो इस्तेमाल किया गया है सेम नाम को लिखने के लिए, उन सारे स्क्रिप्ट के लेटर्स को कंपेयर करते हैं। वो ये देखते हैं कि ए लेटर को लिखने के लिए आखिर जो खरोष्टी स्क्रिप्ट वाला कॉइन है उसमें कौन से सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। इस तरीके से लेटर्स को कंपेयर करके वो लोग खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं। एंड फिर फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी स्क्रिप्ट को भी डिसाइफर कर लिया। साथ ही साथ जेम्स प्रिंसेप ने यह भी डिसाइफर कर लिया कि खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज करके आखिर किस लैंग्वेज में अशोकन इंस्क्रिप्शन लिखा जाता था। जेम्स प्रिंसेप ने साथ ही साथ खरोष्टी इंस्क्रिप्शन के लैंग्वेज को भी आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज प्राकृत लैंग्वेज। बेसिकली खरोष्टी स्क्रिप्ट का भी प्राकृत लैंग्वेज ही लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स को ये पता चल गया कि अशोकन इंस्क्रिप्शन में लिखने के लिए प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था एंड इवन ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट दोनों ही स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था सेम लैंग्वेज को लिखने के लिए, दैट इज द प्राकृत लैंग्वेज। उसके बाद से स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस ने बाकी जितने भी और अशोकन इंस्क्रिप्शन है जो कि बहुत ज्यादा लॉन्गर है, उन सारे इंस्क्रिप्शन को भी वो बहुत ज्यादा इजीली पढ़ लेते थे क्योंकि हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स को प्राकृत लैंग्वेज आता था। अगेन लेटर्स एंड वर्ड्स को कंपेयर करके वो बहुत ही इजीली हर एक इंस्क्रिप्शन को पढ़ लेते थे। इस तरीके से ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया।
नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 7.3 दैट इज हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। सो इस टॉपिक में हम लोग ये जानने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से हिस्टोरियंस इंस्क्रिप्शन को पढ़ के पहले के टाइम पीरियड के एविडेंस को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि हमारे इतिहास को पता लगाने की कोशिश करते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट को जितने भी अशोकन इंस्क्रिप्शन मिले हैं, सो ज़्यादातर अशोकन इंस्क्रिप्शन में ये जो नाम है अशोका रूलर का, इनका नाम मेंशन नहीं किया गया है, बल्कि अशोकन इंस्क्रिप्शन में अशोका नाम के बदले वो जो टाइटल्स को अडॉप्ट करते थे उन सारे टाइटल्स का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अशोका के लिए ही देवनमपिया टाइटल का यूज किया जाता था, जिसका मतलब है बिलव्ड ऑफ द गॉड, यानी कि भगवान का बहुत ज्यादा प्यारा। साथ ही साथ किंग अशोका को उनके इंस्क्रिप्शन में इंडिकेट करने के लिए पियादशी टाइटल का भी इस्तेमाल किया जाता था, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट टू बीहोल्ड, यानी कि जो देखने में बहुत ज्यादा मनमोहक होता है, जो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होता है। सो अशोकन इंस्क्रिप्शन में हमें अशोका का नाम नहीं मिलता है, बल्कि उनके द्वारा जो भी टाइटल्स को अडॉप्ट किया गया था, जैसे कि पियादशी या फिर देवनमपिया, सो ये सारे टाइटल्स देखने को मिलते हैं। बट आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान और भी कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जिन सारे इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम भी मिलता है, साथ ही साथ अशोका जिन सारे टाइटल्स को अडॉप्ट करते हैं वे सारे टाइटल्स भी मिलते हैं। सो सारे ही अशोकन इंस्क्रिप्शन को अच्छी तरीके से एनालाइज करने के बाद, अच्छी तरीके से स्टडी करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस को ये पता चलता है कि ये जो रूलर है जिनका नाम है अशोका, सो इन्हीं को इंडिकेट करने के लिए पियादशी एंड देवनमपिया जैसे टाइटल का इस्तेमाल किया जाता था इंस्क्रिप्शन में। सो नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस सारे ही अशोकन इंस्क्रिप्शन को अच्छी तरीके से एग्जामिन करने के बाद, अच्छी तरीके से स्टडी करने के बाद ये भी देखते हैं कि क्या हर एक इंस्क्रिप्शन का जो कंटेंट है, जो स्टाइल है, जो लैंग्वेज है एंड जो पैलियोग्राफी है, जिसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, सो हर एक इंस्क्रिप्शन क्या एक दूसरे से मैच कर रहा है या फिर नहीं। सो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से एग्जामिन करने के बाद, अच्छी तरीके से स्टडी करने के बाद एपिग्राफिस्ट ये कहते हैं कि ये सारी ही जो इंस्क्रिप्शन है वो एक ही रूलर द्वारा इशू करवाए गए थे, यानी कि एक ही रूलर द्वारा बनवाए गए थे, दैट इज किंग अशोका। एंड इन सारे ही इंस्क्रिप्शन में जो भी टाइटल लिखा हुआ है दैट इज देवनमपिया एंड पियादशी, सो इन सारे टाइटल का इस्तेमाल बेसिकली अशोका को ही इंडिकेट करने के लिए किया जाता था। सो इस तरीके से एपिग्राफिस्ट एंड हिस्टोरियन सारे ही इंस्क्रिप्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज करने के बाद, बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जामिन करने के बाद हिस्टोरिकल एविडेंस को फाइंड आउट करते हैं। सो विद दिस टॉपिक नंबर 7 कंप्लीट होता है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज टॉपिक नंबर 8 एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो टॉपिक का नाम है द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग इंस्क्रिप्शन के कुछ लिमिटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो एज आई सेड कि इस चैप्टर में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, सो उन सारे इंफॉर्मेशन का जो मेन सोर्स है, जो इम्पोर्टेंट सोर्स है, वो है इंस्क्रिप्शन। बट इंस्क्रिप्शन में भी कभी कभार हमें कुछ लिमिटेशन देखने को मिलता है, कुछ कमियां देखने को मिलता है। सो इस टॉपिक में हम उन्हीं सारे टेक्निकल लिमिटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमें इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। सो अगर हम पहले लिमिटेशन की बात करें, सो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिन सारे इंस्क्रिप्शन में जो लेटर्स होता है वो बहुत ही फेंटली इनग्रेव्ड होता है। दैट मीन्स कि जिस भी टाइम पीरियड में इन सारे इंस्क्रिप्शन को बनाया गया होगा, सो जिस भी व्यक्ति ने इन सारे इंस्क्रिप्शन में इनग्रेविंग किया होगा, यानी कि इन सारे इंस्क्रिप्शन में लेटर्स एंड वर्ड्स को कट करके लिखा होगा, देन उन्होंने बहुत ही हल्के हाथों से, यानी कि बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही हल्के तरीके से उन सारे लेटर्स एंड वर्ड्स को कट करके लिखे होंगे, जिसकी वजह से आज के टाइम पीरियड में जो हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है, सो उन सारे इंस्क्रिप्शन में जो वर्ड्स एंड लेटर्स होता है वो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट को, एपिग्राफिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पुराने टाइम पीरियड को रिकंस्ट्रक्ट करने में। ना अगर हम दूसरे लिमिटेशन की बात करें, सो कई सारे ऐसे भी इंस्क्रिप्शन होते हैं जो इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं एंड जिन सारे इंस्क्रिप्शन में लेटर मिसिंग होता है। सो जब भी कोई भी एपिग्राफिस्ट इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं पहले के टाइम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए, सो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते पढ़ते उन्हें कई सारे लेटर्स एंड वर्ड्स नहीं मिलते हैं, कुछ जो लेटर्स एंड वर्ड्स होते हैं वो मिसिंग होते हैं। सो अगेन इसकी वजह से भी हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है पहले के टाइम पीरियड के बारे में थ्रू द इंस्क्रिप्शन। एंड नाउ अगर हम तीसरे लिमिटेशन की बात करें, सो ये हमेशा इजी नहीं होता है कि इंस्क्रिप्शन में जो भी वर्ड्स लिखा गया है, सो उन सारे वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि किसी भी वर्ड का जो मीनिंग होता है वो टाइम एंड प्लेस के साथ बदलते जाता है। सो जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट है, जितने भी एपिग्राफिस्ट है, वो लोग भी कभी कभार श्योर नहीं होते हैं कि आखिर इस इंस्क्रिप्शन में जो भी लिखा हुआ है, जो भी लेटर्स एंड वर्ड्स लिखा हुआ है, इसका एग्जैक्ट ही मीनिंग होगा ना। अगर हम फोर्थ लिमिटेशन की बात करें, सो आर्कियोलॉजिस्ट को करीब
1000 ऑफ इंस्क्रिप्शन मिले हैं, यानी कि लगभग 1000 ऑफ इंस्क्रिप्शन को आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट किया है। बट जितने भी इंस्क्रिप्शन को आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है, सो उन सारे इंस्क्रिप्शन में से कई सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन है जो कि आज भी अनडिसाइफर है, यानी कि आज भी उन सारे इंस्क्रिप्शन के मीनिंग को फाइंड आउट नहीं किया गया है। साथ ही साथ वे सारे इंस्क्रिप्शन अनपब्लिश्ड है और ट्रांसलेट नहीं किया गया है। सो हमें भले ही बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं डिस्कवरी के दौरान, बट उन सारे इंस्क्रिप्शन में जो भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है, सो वो सारे इंफॉर्मेशन हमें आज तक नहीं मिल पाए। सो ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है जिसको डिसाइफर नहीं किया गया है, जिसको पब्लिश नहीं किया गया है एंड जिसको आज तक ट्रांसलेट नहीं किया गया है। नाउ फिफ्थ लिमिटेशन ये है कि आज के टाइम पीरियड में आर्कियोलॉजिस्ट को जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने जितने भी इंस्क्रिप्शन को डिस्कवर किए हैं, सो जरूरी नहीं है कि आर्कियोलॉजिस्ट को जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं सिर्फ और सिर्फ उतने ही इंस्क्रिप्शन पहले के टाइम पीरियड के दौरान लिखे गए थे। हो सकता है कि पहले के टाइम पीरियड में और भी कई सारे इंस्क्रिप्शन एग्जिस्ट करते थे और भी कई सारे इंस्क्रिप्शन को लिखा गया था, बट वे सारे जो इंस्क्रिप्शन है वो टाइम के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो गए, डैमेज हो गए। वे सारे इंस्क्रिप्शन आज के टाइम पीरियड तक सरवाइव नहीं कर पाए। जो इंस्क्रिप्शन सरवाइव किया है, आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान वही सारे इंस्क्रिप्शन मिला है। बट जरूरी नहीं है कि जो भी इंस्क्रिप्शन हमें डिस्कवर हुआ है सिर्फ और सिर्फ उतने ही इंस्क्रिप्शन पहले के टाइम पीरियड में लिखे गए थे। इसके अलावा हो सकता है कि और भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान नहीं मिले। एंड नाउ अगर हम सिक्स लिमिटेशन की बात करें, सो स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस आज के टाइम पीरियड में जिन जिन चीज़ों को पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट समझते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, सो उन सारी चीज़ों के बारे में हमें इंस्क्रिप्शन में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है। सो इसका अगर मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल दूँ, सो जैसे कि रूरल एरियाज में रहने वाले जो कॉमन पीपल थे, सो उनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है थ्रू द इंस्क्रिप्शन। सो ये एक कहीं ना कहीं लिमिटेशन है इंस्क्रिप्शन का कि इंस्क्रिप्शन में हमें सारा ही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है पहले के टाइम पीरियड के दौरान, जिन सारी चीज़ों को हम पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट समझते हैं। एंड नाउ अगर हम लास्ट लिमिटेशन की बात करें, दैट इज द लिमिटेशन नंबर 7। सो इंस्क्रिप्शन में जो भी कंटेंट होता है, यानी कि इंस्क्रिप्शन में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, सो वो एक पर्टिकुलर पर्सन के पर्सपेक्टिव को ही इंडिकेट करता है, उसी को प्रोजेक्ट करता है जिस पर्सन ने उन सारे इंस्क्रिप्शन को कमीशन करवाया था। दैट मीन्स कि कोई भी राजा, जिस राजा ने अपने इंस्क्रिप्शन को कमीशन करवाया था, अपने इंस्क्रिप्शन को बनाया था, सो जो भी इंफॉर्मेशन हमें उस इंस्क्रिप्शन में मिलता है वो हमें उस राजा के पर्सपेक्टिव से ही मिलता है, उनके नज़रिए से ही मिलता है। सो ज़रूरी नहीं है कि इंस्क्रिप्शन में जो भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है वो हर बार सही हो, क्योंकि हो सकता है कि राजा अपनी जो बढ़ाई है, अपनी जो तारीफ है वो खुद करवाता था, इंस्क्रिप्शन में कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। सो एपिग्राफिस्ट एंड हिस्टोरियंस जब भी इंस्क्रिप्शन को यूज करते हैं पहले के टाइम पीरियड के इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए, देन वो इंस्क्रिप्शन की इंफॉर्मेशन के साथ साथ और भी उस टाइम पीरियड के जो दूसरे सोर्सेस है, सो उन सारे सोर्सेस के इंफॉर्मेशन को भी देखते हैं। एंड सारी सोर्सेज के इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जामिन करने के बाद स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस अपना कॉमन ओपिनियन देते हैं। सो विद दिस फाइनली हमारा टॉपिक नंबर 8 कंप्लीट होता है एंड टॉपिक नंबर 8 के साथ ही साथ हमारा ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट होता है। सो आई होप कि आपको ये पूरा ही चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट मी डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी आपको मेरे चैनल में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेंगे, जैसे कि इस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो एंड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो। सो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ प्लीज़ बेल आइकन को भी ऑन करके रखिएगा ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए इसी तरीके से देन प्लीज़ कमेंट मी डाउन। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है देन फर्स्ट चैप्टर का वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर के ये सारे नोट्स चाहिए देन प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे हर एक चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। सो विद दिस आज का ये वीडियो फाइनली एंड करते हैं। सो नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।